हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ में आपका एक बार फिर खैर मकदम करती हूँ। कहते हैं कि नफ़रत और मोहब्बत दोनों जो हैं वो अगर अपने हद से आगे बढ़ जाएं, हद से तजावुज़ कर जाएं तो नुकसानदेह होती हैं। सिर्फ नफ़रत ही नहीं, मोहब्बत भी। आजकल जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है वो अगर हम देखें तो एक तरह से पूरे समाज को, हम पूरी सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है सत्ता का जो खेल चल रहा है। और उस सत्ता की लिपेट में, यानी इस खेल में अब हर चीज़ एक के बाद एक करके लपेटे में आ रही है। मैं आज सिर्फ आपसे बात करूंगी उन 3 हादसों की। हादसे, एक तो हादसा है 100%, लेकिन 2 हादसे नहीं हैं। अगर सत्ता की आँखों से देखें तो ये शायद नॉर्मल है, लेकिन अगर एज़ अ विमेन देखें तो ये ठीक नहीं है। और इसके असरात जो हैं वो अगर स्ट्रॉन्गली कदम उठाया जाए तो बहुत दूरअंदेश हो सकते हैं। पहला जो वाक़या है, जो जिसको मैं हादसा कह रही थी अभी एक वाक़ये को, वो है कि उन्नाव से अभी खबर आ रही थी कि 3 बच्चियाँ 3 लड़कियाँ हमारी अपने जानवरों के लिए खाना, यानी सूखे पत्ते वग़ैरह कलेक्ट करने के लिए जंगल की तरफ गई थी या खेतों में गई थी, और वहाँ उन्हें पकड़ा गया है और उनकी तीनों बहुत बुरी हालत में पेड़ से बंधी हुई मिली थी, जिनमें एक 2 की मौत हो गई और एक जो है वो बहुत ही सीरियस कंडीशन में है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के बमुरिया इलाके में जंगल में 3 युवतियां एक साथ चारा लेने गई थी, लेकिन वो चारा लेके जिंदा नहीं लौटी। उसमें 2 युवतियों को मृत अवस्था में उनके घर वालों ने बरामद किया, जबकि तीसरी को गंभीर हालत में कानपुर रेफर कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद है कानपुर के रीजेंसी हॉस्पिटल में, जहां पर देख सकते होंगे परिजन और पुलिस कर्मी मौजूद है। उन्नाव पुलिस यहाँ पर मौजूद है और लड़की का यहाँ पे इलाज भी शुरू हो गया है, लेकिन 2 घंटे होने को आए हैं, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि जो व्यक्तियों की मौत हुई थी उसकी वजह क्या थी और तीसरी किस हालत में यहाँ लाई गई है। सिर्फ ये कह के अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं कि कहीं ना कहीं पॉइजनिंग का केस है, लेकिन आखिर पॉइजनिंग, इसको पॉइजन दिया गया या पॉइजन जबरदस्ती इनको दिया गया या पॉइजन इन्होंने लिया, इस बारे में कोई अधिकारी बताने को तैयार नहीं है। हालांकि उन्नाव पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं, आईजी रेंज लखनऊ मौके पहुंचे हुए हैं, साथ साथ एसपी डीएम ने भी वहां पर कैंप कर रखा, लेकिन यहाँ पर जो अधिकारी आए वो मीडिया से बात करने को तैयार नहीं हो, न बताने तैयार है आखिर इन दोनों लड़कियों की मौत का जिम्मेदार कौन है। तो तीसरी जो युवती है अभी भी रीजेंसी हॉस्पिटल में जीवन मौत से संघर्ष कर रही है। कैमरा पर्सन अवनीश साथ, भारत समाचार, कानपुर। अभी तक ये खबर नहीं आई है मेरे पास कि ये जो है वो रेप है या गैंग रेप है या मर्डर है या ख़ानदानी दुश्मनी है, क्या है रीज़न पता नहीं चला, लेकिन बहुत तकलीफ़देह है। क्योंकि अगर हम इसको जो जो कुछ गुज़िश्ता सालों में हो रहा है, गैंग रेप जो की जो वाक़यात हमारे यहाँ हो रहे हैं वो कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं। ये लड़कियाँ भी दलित थीं। लेकिन एक बात है, गवर्नमेंट को जब अपना कोई मुद्दा या कोई बात मनवानी होती है तो जो कम्युनिटी में कहीं ना कहीं कुछ सेंसेशन आ जाता है, कोई ऐसा वाकया जो जो पूरी कम्युनिटी का जहन उस तरफ लगा देता है और ये गवर्नमेंट अपना काम करके निकल जाती है। हो सकता है ये उसी सेंसेशनलाइजेशन का हिस्सा हो हमारी पॉलिटिक्स का इंडिया में, लेकिन औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ उनकी अजमतों से खेलना, उनकी जानों से खेलना, आप पावर में हैं, खेल रहे हैं, खेल सकते हैं, लेकिन आप यकीन कीजिए कि इस चीज़ का कर्मा आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो मजबूर शायद आप बाप और माँ माफ़ कर दें या रो पी के खामोश हो जाएं, लेकिन उनका सब्र ज़ाय नहीं जाएगा। तो ये गवर्नमेंट को एज एन इंसान भी सोचना चाहिए। और डिटेल्स कहाँ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि असल वाक़या क्या हुआ है।
तो एक तो ये रहा, दूसरी जो बहुत एक अहम खबर आ रही है वो ये है कि किरण बेदी ने पौंडीचेरी की गवर्नरशिप से इस्तीफा दे दिया है। और ये इस्तीफा देने की जो जो पूरा प्रोसेस है ना, वो बहुत क्विक ओवरनाइट हुआ है। कोई नहीं जानता कि वजह क्या थी, क्यों थी, लेकिन गवर्नमेंट को इस्तीफा देने का मतलब है कि कोई ऐसी बात थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी। जो सामने की जो चीजें नजर आ रही हैं उसके हिसाब से मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये खबर तो थी कि शायद इनको हटा दिया जाए, और इनको हटाया ही गया था। गवर्नमेंट ने किरण बेदी से इस्तीफा की मांग नहीं की है, उन्होंने इनको मूव करके कहीं और रिप्लेस किया था। और उनकी जगह पांडिचेरी में एक और विधायक को लाया गया था, लेकिन शायद ये चीज किरण जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने ओवरनाइट इस्तीफा दिया। और उसका अनाउंसमेंट उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे किया है, एक छोटे से वीडियो के साथ उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह को बहुत खूबसूरती से छुपाया। और उस बीजेपी का और उस पूरे सिस्टम का और पौंडीचेरी को उन्होंने बड़े प्यार से खुदा हाफिज कहा है। वॉच द वीडियो। I thank the Government of India for a lifetime experience in serving Puducherry as its Lieutenant Governor. I also thank all who worked with me closely. I can say with deep sense of satisfaction that during this tenure, Team Rajnivas diligently worked to serve larger public interest. Whatever was done was a sacred duty, fulfilling my constitutional and moral responsibilities. Puducherry has a very bright future. It's now in the hands of the people. Wishing for a prosperous Puducherry. तो देखा आपने यहाँ बहुत सिंपल सी चीज़ है, उन्होंने कोई रीज़न नहीं बताया है, लेकिन जो पॉलिटिक्स के गलियारों से बात आ रही है वो ये है कि शायद अब बीजेपी किरण जी को यूपी वापस लाना चाह रही हैं, यूपी के इलेक्शन में वापस लाना चाह रही हैं। देखिए, पॉलिटिकली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं, बहुत उथक-पटक है। आपको पता है कि जो अगले चुनाव आ रहे हैं 2020 में, वो काफ़ी अहम है आज जो मौजूदा सूरत हाल है उसके पेश नज़र। तो अगर यहाँ लाने का या यहाँ ऑफर करने का, यानी यूपी में अगर किरण जी को लाने का एक कुछ ज़हन में है बीजेपी के, तो बड़ी अचंभे की बात है, क्योंकि ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किरण जी को जिन्होंने आप ज्वाइन किया था और फिर वो बीजेपी में आई थी आपको छोड़कर, अब इस गवर्नमेंट की जो सही सूरत नजर आई है, यानी खुलकर सामने आ गई है बीजेपी कि वो आरएसएस और संघीज के प्रोपेगेंडे को आगे बढ़ा रही है, तो उस हिसाब से किरण बेदी को यूपी में लाना कितना फायदेमंद होगा ये वक्त बताएगा, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी केजरीवाल बैठे हुए हैं आपके साथ और अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली वाले उन्हें पसंद करते हैं। तो देखना ये होगा कि क्या वाकई किरण जी अब आपके खिलाफ लड़ेंगी, आपके साथ लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। हम इस पर बात करेंगे जब कुछ चीज़ें हमारे सामने आएंगी। अभी फिलहाल उन्होंने बीजेपी पांडिचेरी की सीट से इस्तीफा दे दिया है। तो एक ये बात थी। दूसरी दो अहम खबरें और हैं, वो भी औरतों के। मेरे टाइटल आज का आपने देखा कि वी आर टॉकिंग अबाउट द वीमेन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन सोशल, क्या स्टेटस है आज वीमेन का। और दो अहम खबरें हैं। राजस्थान की जो हमारी एक्स सीएम हैं वसुंधरा सिंधिया,
वो अपनी तरह की, यानी वहाँ वो बीजेपी के साथ मिलकर राजस्थान में हुकूमत कर रही हैं, और जो भी उनका गठबंधन है उसके साथ। लेकिन एक चीज़ है कि उन्होंने हमेशा से अपने रूल के साथ हुकूमत की है, अपनी पावर के साथ हुकूमत की है, अपनी आइडेंटिटी के साथ हुकूमत की है। महारानी है, राजघराने से हैं, तो जाहिर है कि उनके अंदर, उनके ब्लड में एक तरह का हुक्म देना है, हुक्म लेना नहीं है। और ये बात बीजेपी मुसलसल महसूस भी कर रही थी, लेकिन मजबूरी थी कि मिस सिंधिया जो है वो राजस्थान का बहुत ही पॉपुलर चेहरा है, उसको बीजेपी नजरअंदाज करके, साइड करके आसानी से आगे नहीं बढ़ सकती थी। तो लेकिन अब जो नए चुनाव में उन्होंने अपना एक सीएम का नाम सजेस्ट किया है, और इस इंटेंशन, इस एक छोटा सा उन्होंने एक क्लू भी दिया है कि अगर ये नहीं होता है, अगर इनको सीएम की पोजीशन नहीं मिलती है उनके कैंडिडेट को, तो हो सकता है, उन्होंने ये मतलब ढके छुपे लफ्जों में ही कहा, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर ये एक्सेप्ट नहीं किया बीजेपी ने, तो मैं बीजेपी के खिलाफ जाने में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगी। और ये बहुत बड़ी खबर है। क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि दूसरा झटका बीजेपी को लगा है उमा भारती की तरफ से। उमा भारती, आप सब जानती हैं कि बाबरी मस्जिद शहादत में उनका बहुत बड़ा रोल रहा था। उन्होंने बहुत खुलकर सामने आई थी और बहुत ओपनली हिंदू तत्व की या संघी सोच की हिमायत की थी, और उसी वजह से वो पुनः आई थी। हालांकि वो सन्यासी हैं, और लेकिन वो पॉलिटिक्स में आई और उन्होंने अच्छे बड़े ओहदों पर काम किया है अपनी सत्ता में। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, सिवाय इसके कि वो शी इज अ पार्ट ऑफ बीजेपी और संघ, एंड दैट्स इट। तो उन्होंने भी ये शंका जाहिर की है, ये एक शक जाहिर किया है अपना, या डाउट के अगर बीजेपी ने मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में कोई बड़ा पोस्ट नहीं दिया, तो मैं बीजेपी छोड़ने में एक मिनट का भी, एक लम्हे का भी एक लम्हा नहीं लूंगी सोचने में। तो ये दूसरा बहुत बड़ा झटका हो सकता है बीजेपी को कि ये 3 औरतें जो अच्छी पोजीशन पर थी, वो बीजेपी को चैलेंज कर रही हैं। वो पितृसत्ता को, मैं इस तरह देख रही हूँ कि ये वो पितृसत्ता को चैलेंज कर रही हैं, और आई एम सो हैप्पी विद दैट। क्योंकि जिन औरतों ने अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी को मनवाया है, खड़ी हुई हैं, और अपने इस पैट्रियार्की के माहौल में उनको एवं ही ज़ाय नहीं होना चाहिए। इसकी बहुत ही ताज़ा और बहुत ही डार्लिंग मिसाल न्यू फेस ऑफ पॉलिटिक्स महुआ मित्रा हैं, और वो जितना उन्होंने बहुत ही डेयरली, अभी स्पीच आप सबने सुनी, हमने सुनी, उन्होंने बहुत डेयरली इतने सारे लोगों के बीच में खड़े होके वो कावर्ड और डिस्करेज जैसे अल्फाज पॉलिटिकल पार्टी के लिए, करंट पार्टी के लिए इस्तेमाल कर गई। तो जाहिर है कि ये बेखौफी जो है, ये नडर होना औरत के लिए तभी आता है जब वो अपने आप से ये तय कर लेती है कि अब मुझे इससे आगे जाना है, और अब मुझे वो बैरियर तोड़ने हैं जो मर्द समाज ने लगाए हैं। मैं उसको इस तरह से भी देख रही हूँ, इंक्लूडिंग पॉलिटिक्स। तो शी इज डार्लिंग, न्यू डार्लिंग फेस ऑफ दिस टुडेज पॉलिटिक्स। सो एक बात, दूसरी बात ये है कि बंगाल का इलेक्शन हमारे सर पर है, अराउंड द कॉर्नर है, और वहाँ दीदी जो है वो पूरी तरह से चैलेंज कर रही हैं मोदी जी को। तो शी इज अगेन द वीमेन हु आर चैलेंजिंग द करंट पार्टी। इट्स नॉट इजी थिंग। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि डिफरेंट स्टेज पर औरतें अपनी आवाज उठा रही हैं, बीजेपी के अंदर और बीजेपी के बाहर भी। अगर ये सब मिल जाती हैं
तो नक्शा क्या होगा हम आसानी से सोच सकते हैं और आप लोग भी समझ सकते हैं कि अगर विमेन पावर खड़ी हो गई हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में तो वहाँ पर कितने पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, बिलीव मी। तो एक ये बात थी। दूसरा ये है कि बीजेपी को अभी एक और झटका आज लगा है। हालांकि बीजेपी ने कभी भी इन चीज़ों को यानी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसमें ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, लेकिन ये इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि हरियाणा और पंजाब के जो म्यूनिसिपल चुनाव के नतीजे आज आए हैं, उनमें से 15 में से 11 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई हैं और 3 सीटें निर्दलीयों को मिली हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं 90 दिन से, उन्होंने ये प्रूव कर दिया जो वो मुस्तकिल कह रहे हैं कि अगर बीजेपी ने हमारे ये 3 कानून वापस नहीं लिए तो हम इन कानून हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि न सिर्फ ये कि चुनाव ये म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में बीजेपी को ये एक उन्होंने आईना दिखाया है। दूसरी अहम बात ये है कि जो बीजेपी इस वक्त यूपी में फेस कर रही है, यानी जो नॉर्दर्न यूपी का एरिया है, जहां मुजफ्फरनगर में हिंदू और जाटों का या जाटों से मुसलमानों को लड़ाने का जो काम बीजेपी ने किया था, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ दंगे हुए थे, बहुत बड़ी तादाद में क्लींजिंग हुई थी और जाट हावी रहे थे। लेकिन आज वही जाट और वही मुसलमान एक दूसरे से हाथ मिला चुके हैं खेती के मौजू पर। सभाएं हो रही हैं, पंचायत सभाएं हो रही हैं, खप की सभाएं हो रही हैं, और वहां पर हिंदू मुस्लिम ही नहीं, वहां दलित, यानी ये जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है वो जात की या पॉलिटिकली नहीं हुआ है। ये एज अ फार्मर्स ये लोग एकजुट हुए हैं, एक साथ इन सब ने हाथ मिलाया है। अब यूपी के उन तमाम जिलों में जहां ये जाट, मुसलमान और दलित मिलकर एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं ताकि बीजेपी को वोट न दिया जाए, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ जाए, तो वो सिर्फ कानून मनवाने की बात है। लेकिन अगर ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहा, जो बीजेपी की हठधर्मी है, जो बीजेपी की ईगो है, जो इस गरीबों को और माइनॉरिटीज को जिस तरह से ये हर्ट करके आगे चल रही है और नजरअंदाज करके या मार्जिनलाइज करके आगे बढ़ रही है, अगर ये सिलसिला जारी रहा और बीजेपी ने इस पे सीरियसली नहीं सोचा तो इस पूरे इलाके की 40 सीटें हैं, 40, 45, 35 सीटों का जाना बीजेपी क्या अफोर्ड कर सकती है? क्योंकि हम इसको एक यहाँ में एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी कि सिर्फ बीजेपी 40 सीटों का मसला नहीं है। 40 सीटें गई भी तब भी उनका कौन क्या बिगाड़ लेगा बीजेपी का, क्योंकि वो खुल के सामने आ गई है कि सत्ता के इस खेल में वो अब संघी जो सोच है, जो हिंदुत्व की जो सोच है, वो उसको प्रेशर से साम दाम दंड भेद, तो हो सकता है वो 40 सीटों को लेकर इतनी सीरियस ना हो कि उन्हें मालूम है कि उनके हाथ में ईवीएम है, ईवीएम है। तो लेकिन अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फार्मर्स एंड पॉलिटिक्स और करंट पॉलिटिशियंस ये अगर थोड़ी दूर और जाती है तो ये कितनी नुकसानदेह होगी बीजेपी के लिए और कम्युनिटी के लिए, ये एक पूरा अलग डिबेट का मौजू है और हम इस पर जल्दी ही बात करेंगे। आप तब तक सोचिए कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा और किस तरह की तैयारी कम्युनिटी को करनी है और किस तरह की तैयारी बीजेपी को करनी है। एक बात, चलते चलते
सिर्फ यही कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन, औरतें, विमेन जो खामोश बैठी हुई हैं पॉलिटिक्स में, उनको अब खड़े हो जाना चाहिए कि हो सकता है कि लॉन्ग रन में, बहुत लॉन्ग नहीं, शॉर्ट रन में ही शायद उनकी ज़रूरत पड़ सके और उनको अपना आप मनवाने के लिए अब पॉलिटिक्स के इस हिस्से में आ जाना चाहिए। तो मैं यही चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा औरतें इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बने, जिसको हमारे फार्मर्स लेके खड़े हुए हैं और फार्मर्स ने इसको एक मिशन बनाया है। तो उसमें औरतें किसी भी समाज की हैं वो, अगर उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, उन्हें लगता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा समाज रहना चाहिए जो अपने पड़ोसी से नफ़रत ना करता हो या बाहे में रहते हुए पड़ोसी से डरता ना हो। एक ऐसा समाज जहाँ उनके बच्चे सड़कों पे खेल के बड़े होते हों, एक ऐसा समाज जहाँ सारे बच्चे स्कूल, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद, होली, दिवाली पर साथ रहते हों। अगर ख़वातीन को लगता है कि वो एक ऐसा समाज चाहती हैं, तो उन्हें इस वक़्त किसी भी मौज़ू पर, किसी भी मोर्चे से मुंसलिक होके सामने आ जाना चाहिए। ये मेरी उनसे डिमांड है, क्योंकि थैंक्स टू न्यूज़ लॉन्ड्री, जिसने हेट फैक्ट्री की पूरी डिटेल एक्सपोज़ की है, और इस करेंट गवर्नमेंट का हम उस पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। करेंट गवर्नमेंट का जो पूरा उसने हेट फैक्ट्री का पूरा निज़ाम जो कपिल मिश्रा साहब चला रहे थे, उसको एक्सपोज़ किया है। आप उसको देखिए, पढ़िए और कुछ समझिए और सोचिए कि मैं क्यों कह रही हूँ कि औरतों को सामने आ जाना चाहिए अब। ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को अब सामने आ जाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं इसी के साथ आप लोगों से बस विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग इंडिपेंडेंट मीडिया, सोशल मीडिया।